हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान सब लोग ठीक होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, यही आशा है आप लोगों से। और इसी क्रम में हम अगले वीडियो के पर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिज़िक्स का निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी कि चिन्ह कैसा रखते हैं, वस्तु की दूरी का, प्रतिबिंब की दूरी का, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज। और आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियमों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आलोक कुमार मदेशिया और आज का हमारा हेडिंग है निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी। कैसे क्या पढ़ते हैं इसमें देखते हैं। देखिए सबसे पहले कि अक्ष क्या होते हैं। दो प्रकार के आप लोगों को सिंपली 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष, चतुर्थांश पढ़े होंगे जहाँ तक मुझे याद है। तो देखिए एक रेखा जो क्षैतिज जाती है, नंबर लाइन या संख्या रेखा आप जानते हैं। एक रेखा जो हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती है, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये एक्स डैश अक्ष होता है या एक्स डैश। क्यों एक्स डैश बोलते हैं बच्चों? क्योंकि अगर इसका मिड पॉइंट हम देखें तो मिड पॉइंट का निर्देशांक कितना होता है? 0। मिड पॉइंट कितना होता है? 0। और 0 की बाईं तरफ की सारी वैल्यूज कैसी होती हैं? ऋणात्मक, इसलिए इसको एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। और इधर की सारी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए एक और रेखा लेते हैं। ठीक है, एक हमने क्षैतिज रेखा ली और एक हमने ऊर्ध्वाधर रेखा ली। ठीक है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दोनों एक दूसरे को काट दें। तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटे हैं, लाइन सीधी है, ऊपर थोड़ा सा मोटा हो गया, कोई गल नहीं। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, इन दोनों के मिलने से जो पॉइंट जहाँ पे ये कटता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं मूल बिंदु। 9th क्लास में आपने मैथ में पढ़ा। वाई अक्ष पे भी वही कहानी है जो एक्स अक्ष पे थी। वाई अक्ष पे ऊपर की सारी वैल्यूज कैसी होती हैं? धनात्मक। ये दूसरा अक्ष से क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, और इसे वाई डैश। ठीक है, ऊपर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? धनात्मक। नीचे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक। जो एकदम बीच में होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0 0। ठीक है, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। अब इधर की सारी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। ये सब की सब क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। इधर की सारी वैल्यूज कैसी होंगी? नेगेटिव, जैसे -1 -2 -3 -4। नीचे की सारी वैल्यू कैसी होंगी? नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। ऊपर की सारी वैल्यूज कैसी होंगी? पॉजिटिव, 1 2 3 4। अब हमसे कोई कह दे कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, इस वाले क्षेत्र में कोई एक बिंदु है, जैसे देखिए 1 2, तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट, तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए हम कैसे कैसे जा सकते हैं? तो हम यहाँ से सीधा चल के ऐसे बाई स्टेप ऐसे चल के जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए कैसे पहुँचा गया? तो यहाँ पहुँचने के लिए पहुँचा गया पहले +1 +2, या तो यहाँ से ऐसे जाइए, फिर इसके बाद ऊपर जाइए +1 +2, +1 +2 दाईं तरफ, +1 +2 ऊपर की तरफ, तब आप इस बिंदु पे पहुँचेंगे। चाहे ऐसे भी जा सकते हैं, +1 +2, फिर एक्स अक्ष पे आ जाइए, +1 +2, तब वहाँ। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम दो दिशाओं से जा सकते हैं। ठीक है,
तो इस बिंदु का निर्देशांक जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले x वाला, तो x पे कितने चल रहे हैं 2, y पे कितने चल रहे हैं 2 तो। और देखिए दोनों के दोनों चिन्ह कैसे आए, प्लस आए, दोनों के दोनों कैसे आए, प्लस आए। इसके बाद देखते हैं हम इधर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये रहा। अब इस पॉइंट का हमको ज्ञात करना है कितना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए x पे कितना चल रहा है -1 -2 -3, तो x पे कितना चले -3, y पे कितना चले 1 तो 1 चले, ये हो गया -3। इस पॉइंट का कितना हो गया -3। चिन्ह कैसा होगा, तो चिन्ह देख लीजिए माइनस और प्लस, कहीं भी इस पूरे जगह में कहीं भी जाएंगे तो माइनस प्लस ही चिन्ह आएगा, इसमें कहीं भी जाएंगे तो प्लस प्लस ही आएगा। इसके बाद ऐसे इसमें चलेंगे तो देखिए x पे भी माइनस चल रहा है, y पे भी माइनस चल रहा है, तो इसका चिन्ह कैसा आएगा माइनस माइनस। इस पर x पे प्लस चल रहा है, y पे माइनस चल रहा है, तो इसका चिन्ह कैसा आएगा प्लस माइनस। अब देखिए इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे क्या बोलते हैं, इस पूरे हिस्से को कितना बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश कब बनता है, प्रथम चतुर्थांश बनता है तब जब x अक्ष और y अक्ष की धनात्मक दिशाओं से जो क्षेत्र घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और देखिए एक चीज एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर हम x अक्ष से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलें अर्थात एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर, तो हमको पहला जो मिलता है वो क्या मिलता है 90 अंश तक के कोण को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 अंश तक है, 90 अंश तक का जहाँ तक कोण मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। 90 से लेके 180 को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, फिर 180 से लेके 270 को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और एक 270 से 360 की बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये है चतुर्थांश। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जरूरत क्या है। तो देखो बच्चों, जरूरत ये है कि जब भी हम, एक सेकेंड थोड़ा देख लें वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलिए, तो जब भी आप कोई दर्पण रखेंगे तो दर्पण या तो हम अवतल लेंगे तो ऐसे होगा, या तो उत्तल लेंगे तो वो ऐसे। बात समझ आई, मतलब ये कि इसका परावर्तक तल, देखिए इधर वाला कलई किया गया है, इधर वाला कलई किया गया, दाहिनी तरफ वाला हमेशा क्या होगा कलई किया जाएगा। अर्थात जो परावर्तक तल होगा वो परावर्तक तल सदैव किधर रहेगा बाईं तरफ। और परावर्तक तल के बाईं तरफ रहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें सदैव किधर से डाली जाएंगी बाईं तरफ से। यानी अगर यहाँ कोई ऐसे ये मूल बिंदु है, ठीक है, यानी मूल बिंदु का यूं कैसा है ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है तो वस्तु से जो किरण चलेगी वो हमेशा बाईं तरफ से चलेगी। इस पर भी वही हाल है, कहीं भी वस्तु रखी जाए मुख्य अक्ष पर तो पॉइंट किधर से किरण चलेगी बाईं तरफ से। आज समझ आए, तो किरण हमेशा किधर से डाली जाएगी बाईं तरफ से। दूसरी चीज, अब इसकी आवश्यकता क्या है, तो जब हम दर्पण रखेंगे ना तो दर्पण का ध्रुव ऐसे रखते हैं और ऐसे मानते हैं कि यह दर्पण का ध्रुव ठीक ठीक किस बिंदु पर है, मूल बिंदु पे है। अर्थात कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव कहाँ रखा जाएगा, मूल बिंदु पर, कोई भी, चाहे उत्तल चाहे अवतल। जैसे हमने अवतल रखा तो ये मूल बिंदु पर ऐसे ऐसे मूल बिंदु पर ये रखा जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए इतने को। इसके बाद अब बात क्या आती है कि इसकी आवश्यकता और क्या है। ये तो रखना तो कोई मतलब नहीं लग रहा हमको, तो मतलब है बच्चों देखो, अगर हम बात करें वस्तु की तो वस्तु किधर रखा जाएगा बाईं तरफ, क्योंकि परावर्तक तल हमारा किधर है बाईं तरफ। अब इधर कोई वस्तु रखोगे और आप सामने, मान लो आईने के पीछे तुम खड़ा हो तो तुमको कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा ना, अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। लेकिन आईने के सामने रहो तो आईने का मुख किधर है, फेस किधर है,
फेस है बाईं तरफ, तो हमको ही बाईं तरफ रखना होगा वस्तु को। तो बाईं तरफ वस्तु रखी जाएगी। तो ये बताओ वस्तु की दूरी अगर हम मूल बिंदु से लें तो कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक प्राप्त करने के लिए ही हमको क्या करना पड़ता है, इसकी जरूरत पड़ती है। वैसे तो अगर कह दिया जाए एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो आप 10 सेंटीमीटर लिख के सवाल लगाओगे, सवाल कभी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी कैसी होती है बच्चों, ऋणात्मक। देखिए वस्तु ऐसे दर्पण है, इसके सामने वस्तु रखी जाएगी तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। ऐसे ही वस्तु की लंबाई की बात कर दी जाए तो देखो बच्चों, लंबाई अगर ऊपर की तरफ ही तो होगी, वस्तु कैसे रखी जाएगी, ऐसे। तो वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ कितना है, देखो धनात्मक है, प्लस है, देखो +1 +2, तो ऊपर की तरफ क्या है, धनात्मक। तो वस्तु की लंबाई कैसी आती है, धनात्मक आती है। लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई वो कुछ भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। वो हम अभी आगे जब पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, कभी नीचे बनेगा कभी ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन, मान लीजिए अगर यहाँ नीचे बन गया प्रतिबिंब, तब क्या करेंगे, तो नीचे बन रहा है तो देखिए नीचे की तरफ 1 2 3 माइनस में आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ इसकी लंबाई कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है तो ऊपर की तरफ प्रतिबिंब की लंबाई कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो ये है निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी। परीक्षा में ये पूछा नहीं जाता बच्चों, लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी सवाल लगाएंगे उसमें कहाँ माइनस रखेंगे कहाँ प्लस रखेंगे, इसी चीज़ से आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, मिटा दें। तब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हेडिंग लगाएंगे, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो पहला नियम ये तो याद है ना कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा किधर से डाली जाएंगी, बाईं तरफ से, और वस्तु भी किधर रखी जाएगी, बाईं तरफ। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नियम की। मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है, दोनों को हम कराएंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। अवतल के लिए भी कराएंगे, उत्तल के लिए भी। एक हमारे पास अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है यहाँ पे, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। ऐसे एक उत्तल दर्पण भी ले लीजिए, उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव भी P है, ये मुख्य अक्ष है। आपको पता है कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है C, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और C और P के ठीक बीचों बीच होता है एक और बिंदु जिसे हम F कहते हैं, अर्थात फोकस कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा काम उल्टा होता है क्योंकि इसका जो फोकस है वो दूसरी तरफ होता है, ऐसे। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा बच्चों, वो भी दूसरी तरफ होगा। मान लीजिए यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है तो यहाँ पे इसका। तो पहले तो हमने आपको बता दिया है कि दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें वो सदैव किधर से डाली जाती हैं, बाईं तरफ से डाली जाती है। तो पहला नियम याद करिए, पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, लिख भी लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन
के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम है, याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण डालेंगे किधर से, मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए। तो प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, देखिए मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर एक किरण चलती हुई गई, यहाँ पे आपतित हुई, जाके यहाँ पे टकराई। तो ये परावर्तित होगी तो किधर से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर अवतल दर्पण है तो कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, अवतल दर्पण है तो कुछ इस प्रकार से चली जाएगी मुख्य फोकस से होकर के। और अगर उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है उत्तल दर्पण में होता क्या है, उत्तल दर्पण में परावर्तन इधर ही हो जाएगा, ऐसे प्रकाश जाएगी टकरा के इधर चली जाएगी, तो फोकस से जाएगी कैसे, प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि कैसे जाएगी। तो बच्चों जाएगी नहीं, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, देखिए चली गई, या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से जाएगी तो टकरा के इधर चली जाएगी, लेकिन ऐसे टकरा के जाएगी, अगर उसको हम पीछे बढ़ाएं तो देखेंगे तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक प्रकाश की किरण डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये टकरा के किधर जाएगा, तो टकरा के बच्चों इधर चला जाएगा। परावर्तन आपको पता है, दर्पण ये उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो अपसारी होता है, किरणों को फैला देता है, तो ऐसे चली जाएगी। अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो पहले वाले नियम को याद करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले नियम की बात करते हैं। ले लीजिए, चलो बच्चों ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अगले की बात करते हैं, अगले नियम की, जो हमारा दूसरा है। दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई दर्पण है, दर्पण के सामने से वस्तु प्रकाश की किरण डाली जाती है और वह प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह वक्रता केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है, कुछ इस प्रकार से। पहले लिख लीजिए, पहले नियम लिख लीजिए, फिर उसके वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। देखते हैं कैसे इसका डायग्राम होता है। बच्चों इस वाले चैप्टर को डायग्राम से समझोगे तो बहुत आसान है, और अगर रटने का प्रयास करो तो फिर रट नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने का प्रयास करो, बहुत आसान चैप्टर है। देखो ये मान लिया ध्रुव है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ का इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस। अब बात आती है कि वक्रता केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरण वापस उसी मार्ग में लौट आती है। देखिए कैसे, यहाँ से बाईं तरफ से प्रकाश की किरण हमने डाल दी और यह किरण गई और दर्पण से टकराई। टकराने के बाद जब यह किरण परावर्तित होगी तो होगा
होगा क्या, ये किरण ऐसे गई थी और टकराने के बाद वापस इस प्रकार से उसी रास्ते लौट आएगी, अर्थात जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, थोड़ा भी विचलित नहीं। देखिए जैसे गई थी वैसे ही चली आई, कहीं दूसरी किरण प्राप्त नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। अब आप कहेंगे उत्तल में कैसे होगा, देख लीजिए उत्तल का भी डायग्राम। हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, यह मुख्य अक्ष है, आपको पता है इसका सी किधर होता है, वक्रता केंद्र दाहिनी तरफ ही होता है, फोकस भी किधर होता है, दाहिनी तरफ ही होता है, फोकस दूरी भी दाहिनी तरफ होता है, सारी चीज़। अब देखिए तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अब यहाँ पे जाएगी तो नहीं वक्रता केंद्र से, लेकिन जाते हुए प्रतीत जरूर होगी, अर्थात कुछ इस प्रकार से अगर यहाँ से किरण डाला जाए ऐसे और ये किरण जाता हुआ प्रतीत हो, यह किरण जाते हुए प्रतीत हो अगर कहाँ से, वक्रता केंद्र से, तो होगा क्या, यहाँ से गई और यहाँ से टकरा के वापस उसी मार्ग में लौट आएगी। तो इसे हम बोलते हैं दूसरा नियम। देखिए जाते हुए प्रतीत हो रही है ना, और वक्रता केंद्र से जाते हुए प्रतीत हो रहे तो वापस उसी मार्ग में लौट आएगी। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण या जाते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब अगले की बात करते हैं। तीसरे की बात करते हैं, आखिरी नियम की। तीसरा नियम कहता है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो तीसरा नियम है, ये क्या कहता है, ये कहता है मुख्य फोकस से जाने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। याद करिए क्या कहता है, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए देखते हैं इसको भी डायग्राम से। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, सीधा है ना, चलिए ठीक ठाक है। यहाँ पे कहीं एक सी है, यहाँ पे कहीं एफ है। ऐसे ही उत्तल के लिए भी देख लेते हैं। ये हमारा ध्रुव है, इसका सी, इसका एफ इधर ही होगा। अब कह रहा है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ बाईं तरफ से कोई प्रकाश की किरण डाली गई, और देखिए हमेशा प्रकाश की किरण जब डाली जाएगी तो वो ऊपर से ही डाली जाएगी, ऐसा नहीं है कि नीचे से नहीं डाली जा सकती। हो सकता है डायग्राम वैसा ही प्राप्त होगा लेकिन इन्वर्ट हो जाएगा, डायग्राम सेम वही प्राप्त होगा लेकिन इन्वर्ट अर्थात उल्टा प्राप्त होगा। लेकिन उल्टा प्राप्त होने का मतलब नीचे से ऐसे करो फिर इधर बनाओ, उल्टा लगता है तो ऊपर से ही हम डालेंगे, ठीक है। वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है ना, आप उल्टा होकर फोटो थोड़े खिंचवाते हैं, समझिएगा। उल्टा होकर तो फोटो खिंचवाते नहीं, आईने में खड़े होकर उल्टा होकर तो देखते नहीं, कभी उल्टा लटकते नहीं देखते, सीधा ही देखते हैं। तो सीधा ही वस्तु को रखेंगे। अब कह रहा है मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश, ऐसे मुख्य फोकस से गई
और मुख्य फोकस से जो प्रकाश की किरण जाती है वह किरण क्या होती है? मुख्य फोकस से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वह प्रकाश की किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे यहाँ देखते हैं मुख्य फोकस से जाने वाली किरण, यानी कुछ किरण ऐसे जो चल रही है, जो कहाँ से जाती है प्रतीत हो रही है मुख्य फोकस से, तो जब टकरा जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, न कि पार तो कर नहीं सकती, तो इसलिए इधर ही टकरा के चली आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये है तीसरा और आखिरी नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना कैसे बनता है। तो गोली दर्पण द्वारा बारी बारी सीखेंगे। ले लिया, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम बात करेंगे, दो दर्पण हमारे पास हैं। ये भी टॉपिक परीक्षा में नहीं पूछा जाता। परीक्षा में यह भी टॉपिक पूछा नहीं जाता, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और जब तक आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, तब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर का इसका सवाल कभी कभी पॉलिटेक्निक या IIT या नीट में 1 नंबर का कभी कभी, बहुत रेयरली देखा गया। यूपी बोर्ड में भी देखा गया, कभी कभी इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सवाल लगते हैं लगाने। सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया जाए तो डायरेक्टली हम उसका आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले इस दर्पण का अवतल दर्पण का। ठीक है, तो अवतल दर्पण में पहला कंडीशन, इसमें भी 6 कंडीशन है बच्चों, जानिएगा। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है, ठीक है, प्रतिबिंब बनने के। और उत्तल दर्पण में केवल 1 कंडीशन है प्रतिबिंब बनने का। तो हम 6 को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कहता है जब वस्तु अनंत पर, यानी वस्तु को हम कहाँ रख दें, अनंत पर रख दें, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर रख दें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा। तो एक हम ले लिए अवतल दर्पण, बहुत गंदा हो रहा है, एक अवतल दर्पण ले लिया। नियम को फॉलो करेंगे, आराम से हमको सारी चीजें बनती दिखेगी। ये हमारा इसका ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ओके। थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा, काम चला लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, हमसे पता नहीं, ऐसे लाइन मिलती है, दिमाग खराब हो जाता है। चौक से नहीं होता है, मार्कर से ही होता है। चलिए देखिए, अब ये ऐसा बोर्ड है कि इसमें सिर्फ मार्कर से लिख सकते हैं, चौक वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम चौक से ही पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, तो ये जब वस्तु अनंत पर, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे C कहाँ दिया है, तो ये C है, ये इसके एकदम C के मध्य बिंदु पर कौन होता है, F होता है। ठीक है, मिडल में है ना, हाँ, नियर अबाउट, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा। आप बनाइएगा जब स्केल से माप के अच्छे से, तो एकदम मिडल में रखिएगा। ठीक है, चलिए, पहले वस्तु कह रहा है अनंत पर, अर्थात इस मुख्य अक्ष पर तो है लेकिन बहुत दूर है। तो बहुत दूर है तो अनंत पर, जैसे हमारे सितारे, चांद, ये सब कहाँ रहते हैं,
ये सब की दूरी अगर हम नापें इस छोटे से मिरर के लिए, एक छोटे से दर्पण के लिए, तो ये दूरी बहुत बड़ी हो गई ना, बहुत दूर हो गया। एक हमारे पास छोटा सा इतना बड़ा सा आईना है, इतना बड़ा सा, और चांद की फोटो उसमें देख रहे हैं, तो चांद कहाँ है, बहुत ऊंचाई पे, बहुत दूर है, और चांद इतना छोटा सा दिखता है, उतना छोटा तो है नहीं, चांद कैसा है, बहुत बड़ा है। तो जो बहुत बड़ा वस्तु है वो अनंत पर है, वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण कैसे आएंगी और प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो नियम है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो दो किरणें चलती हैं एक साथ, और दोनों की दोनों किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। दोनों की दोनों किरणें एक दूसरे की समांतर होती हैं। पहली किरण फोकस से जाती है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से, कुछ इस प्रकार हो जाता है, इसीलिए चाक से सही रहता है। एक फोकस से जाएगी और एक जाती है वक्रता केंद्र से, ऐसे, ठीक है। दोनों किरणें एक दूसरे के कैसे चलती हैं, तो बच्चों एक दूसरे के दोनों किरणें समांतर चलती हैं। ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, समझ लीजिए, समांतर हैं दोनों, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर पैरेलली चलती हैं। और आपको जैसा पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, तो बच्चों टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर, इधर तो जाएगी नहीं तो किधर आ जाएगी, मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर आ जाएगी, ठीक है, पैरेलली चली जाएगी। इसके बाद बच्चों जब ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से गई है, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के बारे में आप जानते हैं, जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये दोनों किरणें आप लोगों को कुछ दिख रही हैं, कहाँ काट रही हैं, इस पॉइंट पे काट रही हैं। दोनों किरणें देखिए, यह ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर गई, यह ऐसे गई वापस लौट आई। ये दोनों किरणें एक दूसरे कहाँ काट रही हैं, मुख्य फोकस पर काट रही हैं, और मुख्य फोकस तल में ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर यह वस्तु हमारा ओ डैश है, ऑब्जेक्ट को ओ से निर्देशित करते हैं, ए भी लिख सकते हैं जो मन करे, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट लिया इसलिए ओ डैश लिया। मिरर हमारा M1 M2 है, ठीक है, या M डैश है, जो भी के लिए। तो प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, मान लीजिए आई डैश है इमेज, तो यह आई डैश कहाँ प्राप्त हुआ, फोकस पर प्राप्त हुआ ना, फोकस तल में। और कैसा है, तो बच्चों देखो ध्यान से, तो यह वस्तु कैसा है, बड़ा, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। वस्तु कैसा रखा हमने, सीधा, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, उल्टा। और जब भी प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी, यानी आई की लंबाई, वो कैसी होगी बच्चों, तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि उल्टा है, नीचे की तरफ है। और नीचे की तरफ हम सारी दूरियां क्या लेते हैं, नीचे की तरफ समस्त दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। ऊपर की तरफ समस्त दूरियां अगर हम ओ की बात करें तो ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव होगी। बात समझ आई बच्चों। ऐसे ही फोकस दूरी ये वाली है, बाईं तरफ है, कैसी होगी, ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या इस तरफ है, कैसी होगी, ऋणात्मक। बात समझ आई। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या याद करना है, ये सारी चीजें नहीं याद करनी है। इसमें क्या याद करना है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, तब प्रतिबिंब बनता है उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा, छोटा तथा वास्तविक। अब ये बात आ गई वास्तविक, मैंने बोला था वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों को बाद में बताएंगे जब हम डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी किसे कहते हैं, ये हमको प्राप्त हुआ कि हम इसको बात। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखिए बच्चों, जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जो भी अभी हम लेंस आगे पढ़ेंगे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो वास्तविक होने के लिए शर्त यह है कि दोनों की दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटनी चाहिए, वास्तव में काटनी चाहिए। देखिए ये किरण आई और ये किरण हमको पता है ना, यही किरण जाके परावर्तित हुई, यही किरण जाके यहाँ पे काट रही है, यानी ये किरणें वास्तव में काट रही हैं। लेकिन अगर कुछ उत्तल दर्पण का हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि इधर से किरण गई, ऐसे टकरा के चली गई, मुख्य फोकस से होकर गई, चाहे वक्रता केंद्र से होकर गई, वक्रता केंद्र से ऐसे सीधे चली गई। इसको भी पीछे बढ़ाया तो कुछ इस प्रकार से, इसको पीछे बढ़ाया तो कुछ इस प्रकार से, इसको पीछे बढ़ाया तो कुछ इस प्रकार से।
तो देखेंगे हम तो पता क्या चलेगा, अगर यहाँ पे हमारा दर्पण है तो देखेंगे तो क्या पता चलेगा, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, किरणें मिलती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, और यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं। तो जहाँ पे किरणें वास्तव में मिलती हैं वहाँ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, और जहाँ पे किरणों के मिलने का आभास होता है वहाँ प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। यही कारण है, बहुत सारे लोग सीधे रटवा देते हैं, 10th क्लास में क्या करते हैं, सीधे रटवा देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सके और आभासी प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके। अब ये पर्दा क्या है, वाह वगैरह वगैरह वाला वाला नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि टीचर बताता नहीं है। ठीक है, तो आप जानिए कि क्यों होता है ऐसा। तो जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब, और जब सिर्फ आभास होता है किरणों के मिलने का तो आभासी प्रतिबिंब। तो पहला ये है, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। तो पहला कंडीशन यही है, पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पे हो। तो परीक्षा में सीधे सीधे क्या पूछ देता है, कह देता है कि यदि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, कहाँ बनेगा। तो क्या बताएंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, तथा वास्तविक बनता है। और कहाँ बना था, तो देखें ना, फोकस तल में बना था, तो फोकस तल में बनता है। ठीक है, ऐसे अगर हमको चित्र दिमाग में याद हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। आपको मैं एक उदाहरण के लिए बोलूँ, आप लोग हमेशा क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं और रटा हुआ चीज़ याद नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें हाइपोटेन्यूस, आपने कभी नाम सुना होगा शायद और भूल गए होंगे, तो याद आ रहा है क्या हाइपोटेन्यूस क्या होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो तुरंत याद हो जाएगा, हाँ भाई, क्योंकि वो जानते हैं, उसी चीज़ को हमेशा रटे हुए हैं और उस चीज़ को ही देखे हैं। आपने हाइपोटेन्यूस नहीं देखा बच्चों, आपने एक समकोण त्रिभुज में क्या देखा है, हाइपोटेन्यूस नहीं देखा है बच्चों, आपने क्या देखा है, कर्ण देखा है। तो आपको अगर कर्ण बोला जाए तुरंत याद हो जाए। अगर हम बोले लाल गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन आपके दिमाग में तुरंत गुलाब जामुन का फिगर बन जाएगा ना। लेकिन अगर हम बात करें साबूदाना के पौधे के बारे में, तो देखा है किसी ने, नहीं देखा ना। तो साबूदाना का पौधा नहीं देखा, दिमाग में कुछ नहीं बन रहा होगा, जीरो, कैसा हो गया भाई, नहीं बन रहा है फिगर। तो बात समझिएगा, जिस चीज़ का फिगर दिमाग में क्रिएट हो जाता है एक बार, वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो ऐसे ही सारे डायग्राम को याद करिएगा, हमेशा के लिए चीज़ याद रहेंगी, कभी भूलेगा नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, एकदम मिड में होना चाहिए, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा गड़बड़ बन जाता है। तो आप कहते हैं एकदम मिला नहीं, गलती कर दिया चिच्छी, ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं करता, ध्यान से बनाएंगे अगर आप, ठीक है, तो सही बनेगा। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास वस्तु है जो कहाँ रखी है, अब अनंत दूर तो नहीं रखा, इस मुख्य अक्ष पर यहाँ दिख रहा है हमको, C से कुछ दूरी पे है, अर्थात C और अनंत के बीच है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, ये O डैश हमारा वस्तु है। तब क्या होगा, अब जो नियम हमने पढ़े थे वो नियम ही काम आएंगे। तो पहला नियम हमने पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे दौड़ाएंगे और ऐसे दौड़ा करके इसको कहाँ से दौड़ा देंगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर दौड़ेगी, लेकिन पता नहीं क्यों दौड़ नहीं रही, क्यों दौड़ नहीं रही यार, दूसरी तरफ भाग जाती है बार, गुस्सा हो गई क्या ये। चलो इसको मनाते हैं, मान गई ना, कहाँ से गई, मुख्य फोकस। ठीक है बच्चों, मुख्य फोकस से चली गई। इसके बाद दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो वापस उसी मार्ग में लौट आती है। बड़ा नजदीक रख दिए हैं, वक्रता केंद्र से ले जाना बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ से चलेगी किरण। चलिए वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं।
थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं। ओवरलैप करना जरूरी है। चलते यहाँ पे कहीं वस्तु रख लेते हैं। चलिए, ये वस्तु हमने यहाँ पे रखी, थोड़ी सी क्लियर बनेगी इमेज, और कोई बात नहीं है, वैसा ही होगा। अब यहाँ से हम किरण डालेंगे कुछ इस प्रकार से, वक्रता केंद्र से जाती हुई। ऐसे किरण डाल दिया, वक्रता केंद्र से जाती हुई। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण क्या होती है? वापस उसी मार्ग में जिधर से गई थी उधर ही चली जाती है। अब देखो बच्चों, जिधर से गई उधर ही आई, तो ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? यहाँ काट रही हैं, जो सी और एफ के क्या हैं, बीच में। तो यहाँ देखा हमने सी और एफ के बीच में एक दूसरे को काटा इन लोगों ने। ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, लौट आई, एक वक्रता केंद्र से गई, वापस उसी मार्ग में लौट आई। ये दोनों किरणें कहाँ काटी हैं? तो ये दोनों किरणें काटी हैं एक दूसरे को सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में वस्तु को काटा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और ये प्रतिबिंब भी कैसा होगा? तो बच्चों उल्टा देखो, यह भी कैसा प्राप्त होगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब भी प्रतिबिंब प्राप्त हो तो कैसा होता है? उल्टा। वस्तु से क्या होगा बच्चों? तो वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा। जब उल्टा प्रतिबिंब बने तो एक चीज और जान लीजिए, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमेशा क्या आता है? वास्तविक आता है। लेकिन एक्चुअली बात क्या है? किरणों को वास्तव में काटने से बनता है। अगर ये किरणें वास्तव में नहीं काटती तो यह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा। तो याद रखिए, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, और कहाँ बनता है? सी व एफ के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तब अगले की बात करते हैं। ले लिया? चलिए, तीसरे की बात करते हैं। जब वस्तु का, अब इसी वाले डायग्राम में हम बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए, कलर वाला मार्कर होता, कई कलर का तो और आसान होता है आपको समझने में। मिटा ना? चलिए डायग्राम मिटा देते हैं। पूरा मिटाए तो क्या फायदा, क्लियर रहेगा थोड़ा सा। अब हमने एक और अवतल दर्पण खींचा। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अब हम वस्तु को रख रहे हैं, ये तो दीपक का लाल मॉडल हो गया, बोलो। चलो देखो बच्चों, ये ध्रुव है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे कहीं सी बना लो, यहाँ कहीं एफ बना लो। हालांकि स्केल से माप के एकदम मिड में बनाना होता है। अगर इधर उधर बनाए तो इधर उधर गया, बनेगा नहीं। और समझने लिए डायग्राम है। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? सी और अनंत के बीच रख दिया। आप कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तीसरा कंडीशन, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं। यहाँ रख दिया ओ डैश। अब क्या होगा? एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये तो हमेशा हमेशा का। अब यहाँ पे वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रख दी गई, तो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? बोर्ड जा रहा है। अब मुख्य फोकस से एक किरण जाएगी, इसे नहीं खींच रहे। मुख्य फोकस से होकर किरण जाएगी, जो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
समझ लेना बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये किरणें दोनों कहाँ काटेंगे, देखिए ये वाली और ये वाली दोनों आकर के यहाँ काट रही हैं। ये एक्चुअली एकदम सी पर ही काटेंगे, वक्रता केंद्र पर ही काटेंगे। और जितना बड़ा वस्तु था ना बच्चों, उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा, एकदम इस प्रकार से। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें आई डैश पर काटते हैं, जहाँ आई डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। कैसा बनता है बच्चों, ये भी उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, न छोटा न बड़ा, वस्तु के बराबर और वास्तविक बनता है। कहाँ बनता है, सी पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तीसरा। अब 3 कंडीशन इसके और बचते हैं, 3 इसका और एक तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। वो हम कल बताएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कल हो सकता है कल ही हो जाए, तो उसको अगले वीडियो में बताएंगे। 3 कंडीशन इसके और बचते हैं। और उसके बाद 3 कंडीशन इसका, एक उत्तल का, तो 4 कंडीशन टोटल हो गए। वो 4 कंडीशन पढ़ाने के बाद हम एक छोटा सा जो फॉर्मूला आता है यू वी और एफ में संबंध, वो भी बता देंगे, उसका रिलेशन, क्योंकि उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं। डेरिवेशन बाद में फिर कभी अगर समय मिलेगा तो बता देंगे कैसे होता है, लेकिन सिलेबस में है नहीं, तो उस पर ज़्यादा हम लोगों को चर्चा करनी नहीं। फार्मूला को जानना और फार्मूले को निरंतर ज्यामिति वाले समझ लेंगे कि कैसे किसका चिन्ह क्या लेते हैं। तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा वीडियो टॉपिक। ठीक है, खाना ले